हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिवम लेक्चरर सर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर। नेक्स्ट हमारा ये है अपक्रिया की कोटि। देखो, अपक्रिया की कोटि क्या होती है, पहले ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिए। देखो, अपक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर मिक्स करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं आयंस का, तो उसे हम अपक्रिया बोलते हैं। कोटि का मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक हैं उनके घातों का योग, जो अभिकारक हैं उनके घातों का योग अपक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं अगर सीधी बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं अगर दूसरी तरीके से इसी डेफिनेशन को बताऊं तो वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। देखो, माना एक अपक्रिया जिसमें A और B मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, P, यानी कि प्रोडक्ट। माना एक अपक्रिया जिसमें A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, P, यानी कि प्रोडक्ट। इसके नंबर आप N मोल्स हैं, इसके भी नंबर आप N मोल्स हैं। अब अगर मैं इसके वेग नियम से लिखना चाहूं इसे, तो कैसे लिखूंगा, वेग, अगर मैं इसे वेग नियम से लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, वेग इक्वल टू dx अपॉन dt। वेग इक्वल टू क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर क्या हो जाएगी, y। अब जो ये अभिकारकों की सांद्रता है, देखो यही हमारे क्या हैं, अभिकारक। ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक, और ये इनकी सांद्रता, ये हमारे क्या हैं, अभिकारक, और ये इनकी सांद्रता। अभिकारक, ये क्या है हमारे, अभिकारक, और ये रही इसकी सांद्रता x और इसकी सांद्रता y। तो मैंने साफ साफ यहां पर लिख रखा है कि वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, यानी अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घात का योग क्या है, x और y। तो मैं क्या कह सकता हूं, x प्लस वाई बराबर क्या होता है, अपक्रिया की कोटि। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो सकती आपको, बिल्कुल नहीं हो सकती। अभिकारकों की घातों का जो योग है वो अपक्रिया की कोटि कहलाते हैं। छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो अभिकारक की सांद्रता होगी, जो अभिकारक की सांद्रता है x और y, इनका जो योग है वो आपकी क्या कहलाती है, अपक्रिया की कोटि। यहां पर साफ साफ लिखा भी है, वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अपक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसे हटाता हूं मैं, आप नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट है शून्य कोटि अपक्रिया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि शून्य कोटि अपक्रिया होती क्या है। देखो, जिस अपक्रिया की घातों का योग शून्य हो, जिस अपक्रिया में अभिकारकों की घातों का योग, जिस अपक्रिया में अभिकारकों की घातों का योग शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। सीधी सी बात है, वह अपक्रियाएं जो प्रगति में अभिकारक के किसी अणु का सांद्रण, किसी अणु का जो सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। पहली बात तो ये, जिनका सांद्रण परिवर्तित नहीं होता शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, H2 प्लस Cl2, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, और ये सनलाइट में रिएक्शन करती हैं। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करेंगी और आपका बनाएंगी 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस सनलाइट में रिएक्शन करके 2 मोल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगी।
तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, इनका कोई भी इंटरचेंज नहीं हुआ, दो मॉलिक्यूल इसके थे, नंबर आप ऐसे मैंने अभी लिखा था, जब एक फार्मूला लिखकर आपको दिखाया था तो एक चीज लिखी थी, ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, पी, तो पी तो हो गया प्रोडक्ट। यहां पर एक और चीज मैंने ऐड की थी, एन, स्मॉल एन यहां भी और स्मॉल एन यहां भी। एन क्या है, यही दो और ये दो। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हाइड्रोजन के 2 मोल्स लिए गए और क्लोरीन के भी 2 मोल्स, तो हमें 2 मोल्स ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हुआ। मतलब इसका जो सांद्रण है या फिर जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो चेंज नहीं हुई, नो चेंज। सो ये कौन सा रिएक्शन है, शून्य कोटि का। और दूसरे टाइप का एक डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो क्या है कि जिनमें अभिकारकों की घातों का योग 0 हो, शून्य हो, x + y = कोटि मैंने अभी आपको बताया। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जिनमें अभिकारकों की घातों का योग 0 हो वो क्या कहलाएंगी, शून्य कोटि की अपक्रिया। मैं इधर लिख के दिखा भी दे रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना रहे, मैं ये नहीं चाहता कि कंफ्यूजन रहे। अगर मैं लिखूं dx/dt = k a⁻² और b की पावर भी क्या हो गई 2। अब देखो अगर मैं इसकी कोटि निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, क्रिया की कोटि, तो मैं कैसे, n से रिप्रेजेंट करते हैं कोटि को। अब n मतलब क्या हो गया, नंबर। अब देखो ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो घटेगा, यानी -2 प्लस हाफ, तो माइनस प्लस माइनस यानी n बराबर आपका क्या हो गया 0। चूंकि मैं ये कह सकता हूं कि ये शून्य कोटि की अपक्रिया है क्योंकि इसमें अभिकारकों की घातों का योग कितना है 0। अब आप इसे नोट कर चुके होंगे, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझिए, समझने का प्रयास करिए और मेरे साथ एकदम अच्छे से मस्ती में पढ़िए। H2 + Cl2 = 2HCl, ये A और B मिलकर, ये दोनों अभिकारक हैं और मिलकर प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना रहे हैं जिसमें N इसके मोल्स हैं, N इसके मोल्स हैं। ये दूसरा रिएक्शन जिसमें dx/dt, मैंने बेग नियम से इसको लिखा है, किस नियम से लिख दो यहां पर, बेग नियम से, dx/dt = k a⁻² और b⁻²। अब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो +½ और -½ यहाँ पर यह सीधी सीधी इसकी जो पावर मैंने यहाँ पर लिख रखी है ऐसे लिख दूं, -½ इसकी +½ अब माइनस प्लस माइनस यानी n बराबर 0। तो ये किस कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया, एकदम समझ जाइए। अगला है शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो सर आप भी इधर उधर हो जाएंगे। मैं इसीलिए पहले डिवाइडर लाइन बना दे रहा हूं। देखो, माना एक अपक्रिया, माना एक अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। देखो ध्यान से, माना एक अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में। मैं इसका बेग लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, -d r/dt, dr/dt। देखो मैंने यहां माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो घटेगा, यानी अभिकारकों की सांद्रता अपक्रिया में घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो निगेटिव में ही तो जाएगा, और दूसरी बात टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगी, इसीलिए मैंने क्या लिखा, -dr/dt। इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, = k r, और r की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि मैं किस कोटि की अपक्रिया के लिए यह समीकरण कर रहा हूं, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए। अब देखो एक बात और बताई गई कि जिसकी पावर 0 हो जाती है, जिसकी पावर क्या हो जाती है 0, उसका मान कितना हो जाता है 1। जिसकी पावर 0 उसका मान क्या हो जाता है 1। अब मैं पुनः इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, अब ये तो हो गया 1, तो k से 1 मल्टीप्लाई करेगा k ही हो जाएगा, या 1k हो जाएगा या k ही हो जाएगा। तो अगला फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, -r
अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब ये जो के माइनस का डी टी है इसको इधर ट्रांसफर करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। समझ में आ रही है इतनी बात आपको या नहीं समझ पा रहे हैं? देखो अभी मैं पूरा समझाऊंगा। ये जो माइनस का डी टी था इधर जाएगा तो प्लस का डी टी हो जाएगा, ये माइनस का डी टी इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का डी टी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर इक्वल टू माइनस का के डी टी। अब मैं इसका क्या करूंगा, समाकलन, इस समीकरण का समाकलन करना है, इसका मुझे क्या करना है, समाकलन। ठीक, अब इसका समाकलन करूंगा, देखो ध्यान से देखिएगा। माइनस के डी टी, तो इसका समाकलन करूंगा, समाकलन का निशान लगाऊं पहले ये, और ये माइनस का तो कांस्टेंट है तो इसका तो समाकलन होगा नहीं। ठीक है, जब समाकलन करूंगा तो ये जो d है दोनों तरफ ये हट जाएगा, क्या बचेगा इधर, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये t लिखा है भैया, ठीक है, t समझिएगा, के टी प्लस आई। अब i क्या है यहां पर, i आपका है समाकलन स्थिरांक। i क्या है, समाकलन स्थिरांक। i आपका क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब देखिए एक और नई चीज मैं करने जा रहा हूं, t0 यानी अब क्रिया का प्रारंभिक वेग, तो मैं t बराबर यदि क्या ले लूं, 0, टाइम को मैंने क्या कर दिया 0, और प्रारंभिक सांद्रता को भी 0 लेने जा रहा हूं, तो जो रिएक्टेंट की सांद्रता है वो भी क्या हो जाएगी 0। अब मैं पुट करूं इस वैल्यू को इसके प्लेस पर, ठीक है, फिर देखिए आगे क्या होता है। जो प्रारंभिक सांद्रता की मैंने उसको R0 ले लिया, तो यहां पुट करूंगा मैं प्रारंभिक सांद्रता के स्थान पर इसको मैं मान सकता हूं KT प्लस आई, यानी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। देखो इसको यहां पुट कर रहा हूं, t बराबर मैंने क्या लिया है 0, तो अब इस t के स्थान पर मैं इस 0 पुट कर दूंगा, प्लस आई माइनस के से जब 0 ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 0 इस के से मल्टीप्लाई करेगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या मिल गया हमको, R0 इज इक्वल टू आई। यहां से हमको I का मान पता चल गया। ये समीकरण नंबर में इसको क्या लिख सकता हूं 2, इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकता हूं। यहां से हमको I का मान पता चल गया। अब I के मान को समीकरण नंबर 1 पे पुट करता हूं, कैसे, समीकरण नंबर 1 लिखूं पहले मैं, इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू मैंने क्या निकाली R0। ठीक, अब अगर मैं इस माइनस के KT को इधर लेके जाऊं, माइनस के K को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का K इधर आएगा तो प्लस का K हो जाएगा। तो ये K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R0 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस R अपॉन में क्या हो जाएगा ये T। तो एक तो समीकरण आपका ये बन गया, ये आपका क्या है फाइनल इक्वेशन। ये आपका फाइनल इक्वेशन है शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण है ये। ठीक, अब R0 क्या है और R क्या है, देखो R0 जो आपका दिया हुआ है ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता।
और जो आपका R यहां पर दिया हुआ है वो आपकी है अंतिम सांद्रता। मैं एक बार पुनः समझा देता हूं आपको। देखो, माना एक अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। अगर बेग नियम से इसको मैं लिखना चाहूं तो -dr/dt इक्वल टू k r⁻0, क्योंकि अपक्रिया शून्य कोटि है तो रिएक्टेंट की जो पावर होगी वो 0। मैंने लिखा था n, कोटि को मैंने क्या लिखा था, n, ठीक है। और n बराबर होता है नंबर्स, और नंबर्स में 0 1 1 2 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, तो जिसकी पावर 0। अब देखो, माना एक अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है -dr/dt, बेग नियम से मैंने लिखा है, बेग नियम से। dr/dt इक्वल टू k r⁻0। k क्या है, बेग स्थिरांक। k यहाँ पर कहा, k यहाँ पर क्या है, बेग स्थिरांक। तो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ घट रही है। जो रिएक्टेंट, जैसे बताओ दूध चीनी चाय पत्ती लेके अगर चाय बनाओगे तो धीरे धीरे चीनी, जो चाय पत्ती और चीनी आपने ली थी वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगी, दूध का कलर चेंज होगा और चाय की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया, यानी अभिकारक की सांद्रता घटेगी इसलिए माइनस लगाया, इक्वल टू k r⁻0, क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया। k क्या है, बेग स्थिरांक, जिसकी पावर 0 उसका मान 1। k 1 से मल्टीप्लाई करेगा k ही रह जाएगा, -dr/dt इक्वल टू k। अब इस माइनस के dt को उधर लेके जाएंगे तो dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k dt। अब इस जो समीकरण हमारा आया है इसका मैं अगर समाकलन करूं, क्या करूं, समाकलन, तो ये रहा समाकलन वाला निशान, ठीक है। अब जब समाकलन करूंगा तो ये माइनस तो कांस्टेंट है, इसका तो समीकरण समाकलन होगा नहीं, तो ये जो d दोनों तरफ है ये हट जाएगा, तो यहां बचेगा r इक्वल टू माइनस का k t और प्लस i। एक समाकलन स्थिरांक है जो कि समाकलन करने पर लग जाएगा। यदि t बराबर 0 हो, यानी टाइम बराबर, हमने ये टाइम क्या ले लिया, 0, और ये जो सांद्रता थी उसको क्या ले लिया, r0, यानी प्रारंभिक सांद्रता। अब इस r के स्थान पर मैंने क्या पुट कर दिया, r0, और t के स्थान पर पुट कर दिया इस समीकरण में यहाँ पर 0। पहले वाले समीकरण को ही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो r0 इक्वल टू r0, देखो इसके स्थान पर इसको लिया तो इसको यहाँ पुट कर दिया, ये माइनस का k, और t के स्थान पर मैंने क्या ले लिया, t0 प्लस i। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 0 कैसे मल्टीप्लाई करेगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो r0 प्लस क्या हो जाएगा, i। तो यहाँ से i का जो मान r0 इक्वल टू क्या आ गया, i, यानी i इक्वल टू r0। अब इस i की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट की मैंने, तो r इक्वल टू, देखो r इक्वल टू माइनस का k t प्लस, और जो i की वैल्यू निकल कर आई थी, यहाँ जो i है, i की वैल्यू जो r0 निकल कर आई, मैंने उसे समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है। अब इस माइनस के को इधर लेके आएंगे तो प्लस का के हो जाएगा, और ये प्रारंभिक सांद्रता, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस अंतिम सांद्रता बटे टी। ये आपका क्या है, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जहां पर r0 आपकी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और r क्या है, अंतिम सांद्रता। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी मेहनत को जाया नहीं करेंगे, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मुस्कुराओ, इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन आप भी आसानी से चुटकियों में कर ले जाओगे, चुटकियों में। प्रथम कोटि, देखो प्रथम कोटि अपक्रिया वह अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया का वेग अभिकारकों के अणुओं के सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अरे भैया सीधी सी बात है, जिसका पावर 0 वही बनेगा हीरो। कैसे, देखो अगर मैं लिखूं dx/dt इक्वल टू k a की पावर 1 और b की पावर भी क्या लिख दी, 1। अब ये पावर 1 है तो ये किस कोटि की अपक्रिया कहलाएगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया, ठीक है। वह अपक्रियाएं जिनमें अपक्रिया का वेग अपकारकों की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात समानुपाती, तो भैया के हटा दूं यहां से, तो आप कहें तो लो प्रथम घात के समानुपाती कर दिया, सीधा सीधा समानुपाती होता है, वह प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। आगे देखूं, अगर प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जिस तरीके से आपने वो तगड़ा वाला डेरिवेशन किया ना, दूसरा वाला सेम है, जिसका भी और तगड़ा डेरिवेशन होगा। तो देखिए प्रथम कोटि अपक्रिया का एक एग्जांपल यहां मैं ऊपर ही लिख देता हूं आपके लिए, अमोनियम नाइट्रेट। ये जब डिकम्पोज होगा तो आपको देगा
N2 प्लस 2H2O। ये एग्जाम्पल है प्रथम कोटि के अपक्रिया का। कौन सी अपक्रिया का? प्रथम कोटि के अपक्रिया से का। अब देखो मैं एकदम फ्लो में आता हूं जहां से मैंने शुरुआत किया था। माना एक अपक्रिया, माना एक अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से आपका क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। ध्यान से एकदम सुनिएगा, समझिए, नाक का नाक सब खोल के। अब मुंह भी मत खोलिएगा नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। माना एक रिएक्शन, माना एक अपक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। अगर मैं इसका बेग लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा? बेग इज इक्वल टू dr अपॉन dt। बेग इज इक्वल टू dr अपॉन dt। मैं यहाँ माइनस भी लगाऊंगा क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टाइम के साथ घटेगी और घटेगी तो माइनस में जाएगी। किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? k और रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि किस कोटि की अपक्रिया है सर? फर्स्ट कोटि की अपक्रिया यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। पावर 1, ठीक है। अब मैं क्या करूं? यहां चक्कर सब उल्टा हो जाएगा। इसकी पावर 1 है, देखो इसको इधर लेके आना है, इसको उधर लेके जाना है। तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं, माइनस का dt पूरा लेके जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का dt उधर लेके जाऊंगा और k को इधर पक्षांतर करूंगा। ठीक है, कैसे? ये आपका क्या बचेगा? d r अपॉन ये r इधर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का dt जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का k dt। बोलो इतनी बात समझ में आई? आई सर, आई, बिल्कुल आई। तो ये जो R था, रिएक्टेंट की पावर 1 थी, उसको मैं इधर लेके आया और माइनस के dt को उधर लेके चला गया। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूंगा? वही जो सबका करता आया हूं, क्या? समाकलन। क्या करूंगा? इसका भी मैं वही करूंगा जो सबका करता आया हूं, समाकलन। अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो फिर वही लगेगा क्या जो सब में लगता आया है, समाकलन का निशान। ठीक है, इसका भी होगा समाकलन। ये चूंकि माइनस का समाकलन नहीं होता क्योंकि माइनस कांस्टेंट है, तो जब समाकलन करेंगे तो भैया यहां पर एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है नीचे, मैं लिख ही दूं। चूंकि एक फॉर्मूला होता है 1/x की पावर dx इक्वल टू होता है log बेस e इंटू एक्स। ये फॉर्मूला है आपका, एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अरे इधर ही लिख दूं, वहां मत लिखूं। फॉर्मूले को मैं इधर लिख देता हूं, 1/x की पावर dx इज इक्वल टू log बेस e इंटू एक्स। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं आगे काम करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो ये log बेस e लग जाएगा यहां पर, log बेस e, ये d तो हट जाएगा दोनों तरफ से, ये जो r बचा है इस r का कुछ करते हैं। ठीक है, दोनों में से एक। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? मैं लिखूंगा log बेस e। क्यों? क्योंकि 1/x की पावर dx, 1/x की पावर dx इक्वल टू क्या होता है? log बेस e इंटू एक्स। तो log बेस e इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का kt प्लस i, और जहां पर आपका i क्या है? समाकलन स्थिरांक, ऑलरेडी बता चुका हूं। i क्या है? समाकलन स्थिरांक। log बेस e r लिखना चाहिए था मेरे को। log बेस e r, ठीक है।
ये डी हट जाएगा और ये डी हट जाएगा, जब समाकलन करेंगे माइनस कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा। यहाँ पर के मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, टी भी लिख रखा है, वहां पर एक एक्स्ट्रा चीज आई है आई, जिसको बोलते हैं समाकलन स्थिरांक आर। दोनों में से मैंने सिर्फ एक को लिखा, लॉग बेस ई इंटू आर। अब देखो कि यदि टाइम 0 हो, टाइम क्या हो 0, तथा आर भी आपका क्या हो R0, आर भी आपका क्या हो R0, तो मैं क्या पुट कर सकता हूं इस वैल्यू को? देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। मैं लिख सकता हूं लॉग बेस ई, जहां R था मैं अब R0 को पुट करूंगा, या फिर R0 इक्वल टू माइनस के टी बराबर 0 पुट करूंगा। टी की वैल्यू मैंने 0 ली है तो 0 पुट कर दिया, आर को, इस आर को मैंने R0 लिया है तो इसको R0 पुट कर दिया, प्लस आई। फिर वही असर होगा, 0 का जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस के से मल्टीप्लाई करेगा और पूरी की पूरी टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी 0, पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग बेस ई R0 इक्वल टू आई। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक। ये समीकरण नंबर 2, और यहां से मैंने आई का मान ऑब्टेन कर लिया। किसका मान ऑब्टेन कर लिया? आई का। अब इस आई के मान को, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखूंगा, ध्यान से देखो। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर इस आई के मान को समीकरण 1 में पुट करना है मेरे को, यहां पुट करना। देखो मैं समीकरण 1 लिख रहा हूं अभी, लॉग बेस ई आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस, अब आई का मान क्या आया है, लॉग बेस ई R0, लॉग बेस ई R0। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लॉग बेस ई R0, अगर मैं KT को इधर लेके आऊं और इसको उधर लेके जाऊं तो क्या कर सकता? अगर KT को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का KT है, प्लस का KT हो जाएगा। KT इक्वल टू, अब ये लॉग बेस ई R0, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाली वैल्यू लॉग बेस ई R, ठीक। लॉग बेस ई R0 माइनस लॉग बेस ई R। KT इक्वल टू, मैं इसको और भी कुछ लिख सकता हूं, KT इक्वल टू, देखो यहां पर जो ये चीज लिखी हुई है ये सीधा सीधा लिखा है लॉग ए माइनस बी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगर लिखा है लॉग ए माइनस बी तो मैं उसको लिख सकता हूं लॉग ए अपान बी। यदि लॉग ए माइनस बी लिखा है तो उसको लिख सकता हूं सीधा सीधा लॉग ए माइनस बी ही लिखा हुआ है, लॉग ए माइनस बी बराबर क्या होता है, लॉग ए अपान बी। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, KT इक्वल टू लॉग बेस ई R0 अपान R, R0 अपान R। अब तो पेज भर गया बाबू, तो आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एक बार पुनः समझा देता हूं 1 मिनट में। माना एक क्रिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, उसका बेग मैंने लिखा माइनस डेल आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर की पावर 1। इसको मैं इधर लेके आया और इस माइनस डी टी को उधर लेके गया तो ये हो गया माइनस के डी टी, इधर लेके आया तो डेल आर अपॉन आर हो गया। इसका समाकलन किया इस फॉर्मूले से, ठीक है। 1 अपॉन एक्स की पावर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग बेस ई इंटू एक्स। समाकलन करोगे तो दोनों का जो ये d है ये हट जाएगा और इन दोनों में से सिर्फ एक को मैंने लिखा तो लॉग बेस ई, देखो क्या लिखा, लॉग बेस ई इंटू एक्स सेम है तो मैंने इसी फॉर्मूले पर इसको पुट कर दिया, इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, जहां पर आई क्या है, समाकलन स्थिरांक। यदि मैं टाइम बराबर 0 ले लूं और प्रारंभिक सांद्रता को भी 0 ले लूं तो अगर मैं लिखूं तो लॉग बेस ई R0, R के स्थान पर, इसी समीकरण को मैंने इस तरीके से लिखा है, देख लो, लॉग बेस ई R के स्थान पर R0 पुट कर दिया, माइनस का K और T के स्थान पर 0 पुट कर दिया, प्लस I।
अब जब जीरो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यानी log बेस ई आर जीरो इक्वल टू आई। अब ये जो आई का मान आया उसको समीकरण नंबर 1 में पुट करूंगा, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर log बेस ई आर इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आई, और आई की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी log बेस ई आर जीरो। अब इस के टी को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का के टी है प्लस का के टी हो जाएगा, तो के टी इक्वल टू log बेस ई आर जीरो माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा log बेस ई आर, के टी इक्वल टू इस फॉर्मूले से log ए माइनस बी बराबर क्या होता है, log ए अपान बी। तो के टी इक्वल टू log बेस ई इक्वल टू आर जीरो अपान आर लिख सकता हूं मैं इसे। बढ़ता हूं आगे की तरफ, आगे यहीं से मैं कर देता हूं जहां से समीकरण मेरा छूटा था, के टी इक्वल टू log बेस ई आर जीरो अपान आर। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, k इक्वल टू 1 अपान टी log बेस ई आर जीरो अपान आर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपकी। 1 अपान टी उधर लेके जाएंगे के टी को तो हो जाएगा 1 अपान टी। अब मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिखूंगा k इक्वल टू log की वैल्यू लिख दूं 2.303, log बेस ई का मान है, ये किसका मान है, log बेस ई का मान 2.303, ये log बेस ई का मान है। अपॉन में क्या हो जाएगा, t log आर जीरो अपॉन आर। एक तो समीकरण आपका ये आ गया, ठीक, एक समीकरण आपका सत्यानाश हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा पूरा, के टी इक्वल टू log बेस ई आर जीरो अपॉन आर। इस t को इधर लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन टी log बेस ई आर जीरो अपॉन आर। अब इसको एक और तरीके से k इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, log बेस ई का मान कितना होता है 2.303 अपॉन टी log आर जीरो अपॉन आर। ये वैल्यू बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा log बेस ई का जो मान होता है वो होता है 2.303, कितना होता है 2.303। अब मैं इसको एक और चीज लिख सकता हूँ, अगर इसी को दूसरे और टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये से कई सारे, ये दोनों समीकरण आपके समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए। सर मैंने इस log की वैल्यू रखी 2.303, टी इसके अपॉन में चला गया, log बेस ई आर जीरो अपॉन आर, के 2.303 log 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। देखो यहाँ पर आर जीरो और a एक ही चीज है, यानी आर जीरो और a एक ही चीज है, और दूसरा जो r है आपका वो क्या है, a माइनस एक्स। ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है। ये कौन सी सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। ये आपकी है अंतिम सांद्रता। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी सारी जो अपक्रियाएं हैं और उनकी कोटि के बारे में बता रखा है। इसमें बात करूं, कोई एक अपक्रिया है, इसके लिए मैंने लिखा dx अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं बात कर रहा हूं जैसे किसी भी अपक्रिया में यदि रिएक्टेंट जो अभिकारक की मात्रा है वो क्या होगा, टाइम के साथ घटेगी या फिर टाइम के साथ बढ़ेगी, दो ही चीजें होंगी।
ये मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं, यानी कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारकों की घातों का योग होता है वो प्रथम घात के समानुपाती होता है। देखो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो प्रथम कोटि की अपक्रिया है उसमें अभिकारकों की घातों का योग प्रथम घात के समानुपाती होता है। और अगर मैं द्वितीय कोटि की अपक्रिया, जैसा कि आज द्वितीय कोटि अपक्रिया की भी बात करूं, तो ये हो गया dx/dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर b की पावर। इसको मैं द्वितीय कोटि की अपक्रिया बोल सकता हूं क्योंकि इसकी जो घातों का योग होगा वो द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाएगा। अब एक बात आती है कोटि। देखो कोटि और दोनों चीजें मैं बता चुका हूं आपको, कोटि और आणविकता। कोटि का मतलब क्या हो गया कि अभिकारकों की घातों का योग, इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं n से, स्मॉल n। n मीन्स नंबर्स, नंबर्स में आपकी 0 1 2 3 etc। तो अगर इनकी घातों का योग 1 है या इनकी घातों का योग 0 है तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएंगी। अगर इनकी घातों का योग 1 है तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाएंगी, और यदि इनकी घातों का योग 2 है तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाएंगी। इतनी बातें मैं आपको स्पष्टतम बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं द्वितीय कोटि की अपक्रिया। वह अपक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती है। द्वितीय घात का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका वेग नियम से लिखना चाहूं, वेग इक्वल टू क्या लिखूंगा, dx/dt किसके समानुपाती होगा, अभिकारकों की घातों। और अभिकारकों की घातों में अगर मैं बात करूं तो द्वितीय घात के समानुपाती होगा, क्योंकि ये जो अपक्रिया है आपकी द्वितीय कोटि की है या फिर सेकंड ऑर्डर का है। द्वितीय घात का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी पावर क्या ले लूं, dx/dt, जब यहां से ये कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहां पर लग जाएगा k, और k क्या है, वेग स्थिरांक। अगर मैं इसकी पावर 1 कर दूं, a की पावर क्या कर दूं 1, और b की पावर भी क्या कर दूं 1, तो आप बताइए अगर इनकी घातों का योग करूं तो x + y = n मैंने आपको बता रखा है, x + y = n, जहां n क्या है, कोटि। अगर इसकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है तो इन दोनों घातों का योग कितना हो जाएगा, 2। और यदि इनका मान 2 आ रहा है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। आई होप कि मेरी बात को आप एकदम समझ पा रहे होंगे। तो अगर इनकी घातों का योग 2 आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गई द्वितीय कोटि की अपक्रिया। देखो आपको सिर्फ एक ही चीज यहां पर ध्यान रखनी है, इनकी घातों का योग मैं यहां पर लिख सकता हूं x और यहां पर लिख सकता हूं y, और x y के स्थान पर कोई भी डिजिट आ सकती है। लेकिन बात क्या है कि उनकी घातों का योग अगर 2 आएगा तो ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तृतीय कोटि की अपक्रिया। अगर आप तृतीय कोटि की अपक्रिया की बात करें तो जिनकी घात, वह अपक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात, एक अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है। या फिर इससे पहले भी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं द्वितीय कोटि अपक्रिया का। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने सारी बातें आपको बताई, अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जाम्पल होगा 2Hi, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। 2 यानी कितनी घात की बात कर रहा है ये, सीधे सीधे 2 घात, यानी सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होगा, वो आपकी द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। जिसका वेग, वह अपक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होगा। ये इसका एग्जाम्पल है 2Hi। ये जब ब्रेक होगा तो आपको देगा H2 + I2, H2 + I2। चूंकि यहां पर ये 2 घात है वो 2 है, आप देख ही रहे हैं। अगर मैं इसके वेग नियम से इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं इसको वेग नियम से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, वेग इक्वल टू क्या लिखूंगा, dx/dt इक्वल टू k Hi, यहां पर स्क्वायर लगा दूंगा। अब ये इसकी घात कितनी हो गई, 2, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। फिर आता है हमारा तृतीय कोटि की अपक्रिया। तृतीय कोटि की अपक्रिया का मतलब क्या हुआ कि वह अपक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती हो।
देखो द्वितीय कोटि की अपक्रिया में द्वितीय घात की बात होती है, और अगर तृतीय कोटि की अपक्रिया की बात करूं तो वहां पर तृतीय घात की बात होती है, यानी तृतीय कोटि के समानुपाती होगा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, तृतीय कोटि की अपक्रिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, NO प्लस O2, NO प्लस O2, 2 और 1 3, ये क्या बना लेगा 2NO2, ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन और ये डाइऑक्साइड। देखो अब इसके मैं घात की अगर बात करूं, बेग नियम से इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, बेग इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू k NO और O2 इसकी पावर 1। अब इनका अगर मैं x प्लस वाई देखना चाहूं, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 1 होता है, तो 2 और ये कितना हो गया 1, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, तृतीय कोटि की अपक्रिया। ये रहा आपका एग्जाम्पल, और ये बेग नियम से मैंने इसको आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, फिर है छदम कोटि। देखो छदम कोटि क्या होती है, छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती है, परंतु परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण प्रथम कोटि की अपक्रिया प्रतीत होती है, हम उनको प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं, या फिर छदम कोटि या प्रथम कोटि की अपक्रिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसी अपक्रियाएं जो प्रथम कोटि की अपक्रिया नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली या लॉजिकली ये प्रूव करती है कि मैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हूं। ये बात समझने योग्य है कि है तो नहीं, लेकिन ये प्रूव कर रही है, ये दर्शाती है, ये प्रूव करती है कि मैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हूं। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे C12H22O11 plus H2O gives out C6H12O6 plus C6H12O6। यह है शर्करा का प्रतिलोपन। देखो ये चीनी, और जब चीनी में आप ऐड करोगे पानी, तो आपको 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, ग्लूकोज के। चूंकि ये प्रूव करता है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन प्रतीत होता है नहीं, लेकिन परिवर्तन के कारण, परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि, मतलब छदम कोटि की अपक्रिया। आई होप कि मेरी बात आपके दिमाग में घुस रही होगी, जा रही होगी, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अपक्रिया की आणविकता। आणविकता का मतलब क्या होता है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। किसी भी अपक्रिया में जब कोई अपक्रिया होगी तो उसमें कुछ गिने चुने अणुओं की संख्या होगी, वो भाग लेंगे और भाग लेकर कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसकी भी संख्या एक लिमिट में होगी। आज हम उसी चैप्टर को या फिर उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं बात करूंगा अपक्रिया की आणविकता। देखो सीधी बात है, किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के अणुओं की संख्या, न्यूनतम संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अभिकारक की बात कर रहे हैं, ना कि उत्पाद की। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दिया। अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CaOCl2, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके दिमाग तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आणविकता क्या होती है। तो ये हमारे हो गए अभिकारक, क्या कहलाएंगे ये, अभिकारक। दूसरा हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद। देखो अगर मैं अभिकारक की बात करूं, तो अभिकारक के अणु की जो संख्या होगी, अभिकारक के अणु की जो संख्या होगी, अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होगी, वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अपक्रिया की आणविकता। उत्पाद के अणुओं की संख्या की बात नहीं कर रहा है, उत्पाद के अणुओं की संख्या की बात नहीं कर रहा है। एरो के
अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा RHS हो जाएगा और ये हो जाएगा LHS, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया RHS। तो RHS यानी अभिकारक की तरफ जो अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की जो संख्या होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, आणविकता। किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या हमारी क्या कहलाती है, आणविकता। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल तरीके से आप इसको समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं हूं आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए, बस मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए मेरी बातों को। तो मैं क्या कह रहा था, अपक्रिया की आणविकता, अगर आणविकता की बात करूं तो किसी भी पदार्थ में मान लीजिए कोई अपक्रिया हो रही है तो अभिकारक होंगे, और अभिकारक की जो संख्या होगी, अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होगी वो सब क्रिया की क्या कहलाएगी, आणविकता। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपके साथ दिया, मैं उत्पाद की बात नहीं कर रहा है यहां पर, बात सिर्फ किसकी कर रहा है, अभिकारक के अणुओं की संख्या की। इसे क्या कहेंगे, अपक्रिया की आणविकता। अब आगे मैं बढ़ता हूं, आणविकता के आधार पर अपक्रिया के प्रकार, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के प्रकार आधार पर, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या की आधार पर अगर मैं बात करूं तो अपक्रियाएं तीन प्रकार की होती। पहला हो गया एक अणुक अपक्रिया, दूसरा द्विअणुक और तीसरा त्रिअणुक। तीन प्रकार की अपक्रियाएं हैं। टोटल कितने प्रकार की हैं, तीन। एक अणुक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक अणु भाग ले, द्विअणुक का मतलब जिसमें दो अणु भाग लें, और त्रिअणुक का मतलब जिसमें कितने अणु भाग लें, तीन अणु भाग लें। तो ये क्या है, अणुओं की संख्या के आधार पर है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक अणु, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है तो उसे एक अणुक अपक्रिया कहा जाता है। केवल एक ही अभिकारक अणु, केवल अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा हो तो उसे एक अणुक अपक्रिया कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, ये आपका क्या बनाएगा, नाइट्रोजन प्लस पानी। गैस कौन सी बनाएगा, नाइट्रोजन, और प्लस में दो मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा, ये पानी के बनाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर कितने अणु अपकारक के भाग लेने हैं, आपका जवाब होगा सर एक। अगर वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, भले जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी होंगी आप मेरी मनोवृत्ति को नहीं समझ पा रहे होंगे या मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अगर लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए, एग्जाम में कम से कम 85 से 90% क्वेश्चन मेरे बताए हुए फंसेंगे। बहुत विराट अनुभव है, 5 साल हो गया पढ़ाते हुए, मुझे ऐसे मत देखिए, 5 साल का अनुभव है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं जब भी करूंगा आपके फायदे की बात करूंगा, आपके काम की बात करूंगा, बस तुम जुड़े रहो मेरे साथ। कहने का मतलब क्या है कि अगर अभिकारक के अणुओं की संख्या एक है तो उसे क्या कहेंगे, एक अणुक अपक्रिया। देखो एक ही अणु तो है अभिकारक का, क्योंकि देखो ये हमारा उत्पाद, तो गलत जा रहा हूं मैं, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक, और ये दोनों क्या हो गए हमारे उत्पाद। ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक, और ये दोनों हमारा क्या हो गए, उत्पाद। तो उत्पाद की संख्या तो यहां पर 2 है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, अभिकारक, और अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, एक अणुक अपक्रियाएं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा है हमारा द्विअणुक। देखो द्विअणु का मतलब क्या हुआ, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें 2 अणु भाग लेते हैं, द्विअणुक अपक्रियाएं कहलाते हैं। 2 अणु भाग लेने का मतलब क्या हुआ कि 2 अणु भाग लेते हो, वो द्विअणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। 2 अणु, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनाएगा, H2 + I2। अब एक बात देखो, अगर मैं मान लूं कि ये हमारा अभिकारक है, क्या है ये, अभिकारक, ठीक। अब अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है सर, आप कहोगे 2, और यदि अभिकारक के अणुओं की संख्या 2 है तो ये क्या कहलाएगी, द्विअणुक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, द्विअणुक अपक्रिया। अभिकारक की संख्या अगर 2 है, जैसे मैं बात करूं, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, 2HCl क्या बनाएगा,
H2 प्लस Cl2। ठीक, ये भी अभिकारक है, इसके भी अणुओं की संख्या कितनी है? 2। और यदि अणुओं की संख्या 2 होगी तो वो आपकी क्या कहलाएगी? द्विअणुक अपक्रिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जुनून बना के रखिए, जुनून अपने अंदर कि हम कुछ करके दिखाएंगे। त्रिअणुक, देखो त्रिअणुक का मतलब क्या हुआ? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं। कितने अणु भाग लेते हैं? 3 अणु भाग लेते हैं, त्रिअणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। 3 अणु भाग लेने का मतलब क्या हुआ? मैं इसका एक एग्जांपल दूं, 2FeCl3, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड, और इसको रिएक्शन किससे के साथ करा दे रहा हूं? SnCl2 यानी टिन क्लोराइड, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, इसका नाम है टिन क्लोराइड, Sn। टिन क्लोराइड क्या बनेगा? आपका बन जाएगा FeCl2 प्लस SnCl4, FeCl2 प्लस SnCl4। देखो ये लोहा का 2 मॉलिक्यूल है, यहां पर कितने भी मॉलिक्यूल? 2FeCl2, 2FeCl2 और 2 3 6 मॉलिक्यूल इधर थे, तो 4 इधर हो गए, 4 8। देखो 2 ये और 3 दूनी 6 और 2, हाँ ठीक है, बैलेंस है। अब ये जो आपके अणु हैं ये क्या हैं? अभिकारक। ये आपके क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और अभिकारक के अणुओं की संख्या की बात करें तो ये 2 और ये कितना हो गया? 1। तो 2 मॉलिक्यूल इसके हो गए और 1 मॉलिक्यूल इसके हो गए, तो टोटल 2 और 1 कितना हो गया? 3। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ऑलरेडी बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ अभिकारक के अणुओं को देखना है, ना कि उत्पाद को। तो यानी अभिकारक के अणुओं को यदि आप देखें तो 3 अणु भाग ले रहे हैं, ये 2 ये 1, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। और यदि किसी अपक्रिया में अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी? तृतीय कोटि की या फिर त्रिअणुक अपक्रिया, जिसमें 3 अणु भाग लें। संधि विच्छेद करो, त्रि प्लस अणु, तो जिसमें 3 अणु भाग लेंगे उसे क्या कहेंगे? तृतीय या फिर त्रिअणुक अपक्रिया। ये एग्जाम्पल आपके लिए है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है छदम एक अणुक। देखो ये छदम एक अणुक क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं छदम एक अणुक अपक्रिया की, तो वह अपक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि 1 हो। आणविकता तो 2 या 2 से अधिक, ये क्या कह रहा है कि जो भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या है, भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या है, वो क्या हो? चाहे 2 हो और चाहे 2 से क्या हो? अधिक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने योग्य है कि x और y का योग, जिसको हम बोलते हैं n, और n हमारा क्या है? कोटि, वो आपकी कितनी होनी चाहिए? इसके लिए 1। और यदि ऐसा होता है, यदि कोटि 1 है, भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। लेकिन अगर अणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक है लेकिन उनकी कोटि 1 है, तो इसे बोलेंगे छदम एकाणुक अपक्रिया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर लास्ट मैं कह सकता हूं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, और ये आपके लिए एक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार इससे रिलेटेड सवाल यूपी बोर्ड या फिर अदर स्टेट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। पहली बात करूं मैं अपक्रिया की कोटि, और दूसरी क्या है? आणविकता। देखो कोटि क्या होती है? x और y का जो योग होता है n, वो अपक्रिया की कोटि कहलाती है। दूसरी अगर आणविकता की बात करूं तो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले अणु की जो संख्या होगी, आप संधि विच्छेद करके, आणविकता का मतलब भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, और कोटि का मतलब क्या हो गया कि अभिकारकों की घातों का योग। अब घातों का योग क्या हो सकता है? x हो सकता है, y हो सकता है। अगर x और y को ऐड करेंगे तो n मींस नंबर 0 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर्स है वो आपकी कोटि कहलाएगी, और भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाएगी। अब देखो सबसे पहला डिफरेंस क्या है? यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अपक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जाता है। प्रायोगिक मान का मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटल वे में
या फिर हम इसको मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। और दूसरा, अगर आणविकता की बात करें तो यह सैद्धांतिक मान है जिसे अब क्रिया के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सैद्धांतिक मान का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है, दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई अब क्रिया हो रही है तो उसमें ऑलरेडी ये बताया जाता है कि इस अभिकारक के 2 अणु भाग लेना है, इस अभिकारक के 1 अणु भाग लेना है, ठीक है। तो ये जो है इसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, यानी प्रायोगिक तौर पर, और ये सैद्धांतिक मान है। दूसरी बात मैं कह रूं, अब क्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक या भिन्नात्मक हो सकती है। देखो शून्य और पूर्णांक भिन्नात्मक का मतलब क्या, पूर्णांक मतलब क्या हुआ, +1 2 3 या फिर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक मतलब क्या हुआ, जब 0 को सम्मिलित कर लिया जाए। और शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन जो आणविकता है वो कभी भी शून्य या फिर भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, या केवल प्राकृतिक संख्या 1 2 3 हो सकती है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिस 1 2 3 4 5, पूर्ण संख्या जब उसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, तो जो कोटि है वो तो शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है। सबसे लास्ट वाला डिफरेंस अगर मैं देखूं, अब क्रिया की जो कोटि है, अब क्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। वेग और अभिकारकों की सांद्रता का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि अभिकारक, ताप, दाब और सांद्रता, ये तीनों अब क्रिया के वेग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ताप बढ़ेगा तो अब क्रिया का वेग बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो अब क्रिया का वेग बढ़ेगा, और अगर सांद्रता बढ़ेगी तो भी अब क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा इनके बीच रिलेशन होगा तभी तो बढ़ेगा। तो तीसरी चीज ये डिफाइन करते हैं। इसमें अगर तीसरा डिफरेंस देखूं, आणविकता मतलब क्या है कि अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ये जो आपकी कोटि है ये बताती है कि वेग का सांद्रता से क्या रिलेशन है, या फिर ताप एवं दाब का क्या रिलेशन है, जबकि जो आणविकता है सिर्फ ये बताती है कि उनमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आप समझ पा रहे होंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।